हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4 विच इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इससे पहले कि हम ये समझें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलिमेंट क्या है। ओके, क्योंकि जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट क्या है? अब मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है और वो नेचर में अपनी सबसे सिंपल फॉर्म में है, राइट? अब उसे हम चाहते हैं कि हम कोई केमिकल रिएक्शन से उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें और उससे हमें और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस मिल जाए, मीन्स 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस मिल जाए। क्या ये पॉसिबल है? बताइए। जिन्हें पता है आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए विथ रीजन, पॉसिबल है या नहीं है। अब बताइए, जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हम किन चीजों को ब्रेक कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स चीजों को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। लेकिन जो सब्सटेंस ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों ना कर ले, हम उसे और ज्यादा फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑक्सीजन का, राइट? हमें ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन एयर में होती है। अगर हम कहें कि हम इस ऑक्सीजन को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन से और हमें कोई और सिंपल सब्सटेंस इससे मिल जाए, पॉसिबल है? ऑक्सीजन से क्या मिलेगा हमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम यूज कर लें, ऑक्सीजन ही मिलेगी, राइट? वो किसी के साथ कंबाइन करके कोई और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जरूर बनाएगी, लेकिन ऑक्सीजन फर्दर ब्रेक डाउन होकर हमें और कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल ले आयरन का, अब आयरन को हम किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहिए और हम सोचें कि आयरन से हमें और कोई सिंपलर सब्सटेंसेस मिलेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी सिंपल फॉर्म में है, उससे ज्यादा सिंपल कैसे होगा, राइट? तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस जिसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट? एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, आयरन, सल्फर, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट है एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस से बना होता है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसके सबसे सिंपलेस्ट जो पार्टिकल है उसके अंदर, क्योंकि उससे ज्यादा स्मॉलेस्ट तो वो हो नहीं सकता, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसको नाम क्या देते हैं? वो है एटम। ओके, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें कौन से एटम्स होंगे? सिर्फ ऑक्सीजन के। आयरन में सिर्फ आयरन के। अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते तो क्या बनाता? वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता, हम उसे ब्रेक डाउन करते तो अलग अलग टाइप के एटम्स को हम अलग कर सकते थे। लेकिन अरे भाई, उसमें तो और कोई एटम ही नहीं है, तो हम उसे फर्दर कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है एलिमेंट का, हम उसे बोलते हैं, और एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। ओके, अब जो एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? H से, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, एल्यूमिनियम Al, राइट? सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, हमने सभी एलिमेंट्स को अलग अलग सिंबल्स दिए हैं। कोई भी दो एलिमेंट्स के सिंबल एक जैसे नहीं है। तो अब मुझे बताइए, हम कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? टिल डेट हम 92 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। कितने एलिमेंट्स बच्चों? 92। ओके, इन 92 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया।
एक को हमने नाम दिया मेटल्स और दूसरे को हमने नाम दे दिया नॉन मेटल्स, और दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट है, तभी तो कैटेगराइज किया, सेम होती तो कैटेगराइज क्यों करते, राइट। अब हम इनकी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कि अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे एक दूसरे से अलग है। हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स मेलेबल होते हैं। अरे ये मेलेबल क्या है, मेलेबल मीन्स हमने एक हैमर ले लिया, हथौड़ा लिया, हमने किसी चीज को उससे बीट करना शुरू किया, एलिमेंट को, या तो उसकी थिन शीट होगी, थिन शीट का मतलब ये नहीं कि एकदम से ब्रेक करते हमने उसको हैमर से बीट किया और हमें उसी टाइम थिन शीट मिल गई, जैसे जैसे बीट करते रहेंगे वो और थिन 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 होता चला जाएगा। या हम हैमर से किसी चीज को बीट करेंगे तो क्या होगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, यही तो दो चीजें हो सकती हैं, ओके। तो मेटल्स को अगर हम हैमर से बीट करते हैं तो वो थिन होता जाता है, जैसे जैसे हम बीट करेंगे तो हम उसके बिल्कुल थिन शीट्स भी बना सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो मेटल्स क्या हो गए, मेलेबल हैं। जैसे इस पिक्चर में अगर हम देखें तो क्या है, हैमर है, ये एक गोल्ड का पीस है, इसको अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो ये इस तरह से थिन हो जाएगा, ओके। और मम्मा खाना पैक करके देती है ना एल्यूमिनियम फॉइल्स में, वो क्या है, वो एल्यूमिनियम ही है, इसीलिए उसे एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम के तो यूटेंसिल्स भी आते हैं, वो तो इतने पतले नहीं होते हैं, तो कितनी थिन शीट्स हम उससे बना सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स में हमने अभी देखा गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। सबसे बेस्ट मेलेबल कौन से होते हैं, जिन्हें सबसे थिन किया जा सकता है, सबसे बेस्ट मेलेबल है आउट ऑफ जितने भी मेटल्स हम जानते हैं, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। हम ज्वेलरी में देखते हैं ना कितनी पतली पतली फॉर्म में उन्होंने ज्वेलरी में उसे कन्वर्ट किया होता है, ओके। वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स तो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब हैमर से बीट किया, पीसेस में ब्रेक हो गए, ओके। तो ये मेलेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए हम इस पिक्चर में, ये है हमारा कार्बन और ये है सल्फर। कोयला देखा, बारबेक्यूज में जाते हो तो नीचे कोयला चलता है ना, अगर हम उस कोयले को हैमर से बीट करें तो क्या होगा, वो थिन होगा या ब्रेक होगा, बताइए, जिन्हें पता है वो लिखिए। ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो मेलेबल तो है ही नहीं, वो क्या है, वो तो ब्रिटल है। ऐसे ही ये सल्फर है, सल्फर में देखिए इसमें पीसेस है, इन पीसेस पर अगर हम दोबारा से हथौड़ा मारेंगे तो ये और टूट जाएंगे, ओके। तो ये ब्रिटल होते हैं, ये मेलेबल नहीं होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या है, डक्टाइल मीन्स किसी चीज को स्ट्रेच किया और उसके हमने थिन वायर्स बना ली, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनमें ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर मेटल्स को स्ट्रेच किया जाए तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम उनसे थिन वायर्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो ये क्या है, कॉपर वायर। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स यूज करते हैं वो किससे बनी होती हैं, कॉपर से बनी होती हैं। ये आयरन वायर्स हैं, बहुत सारी चीजों में आयरन वायर्स का यूज होता है। एल्यूमिनियम वायर, कभी बल्ब पर ध्यान दिया, घर में जो बल्ब्स होते हैं उसके अंदर एक पतली सी फिलामेंट होती है, यहाँ पर बीच में मिडल में एक पतली सी फिलामेंट होती है ना, ये भी मेटल की बनी होती है। और वो कौन सा मेटल है, वो है टंगस्टन, ओके। और अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर सिर्फ बेस्ट मेलेबल ही नहीं है, वो डक्टाइल भी हैं, उनको जितनी पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उतनी ही पतली उनकी वायर्स भी बन सकती हैं, ओके। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो वो तो अपोजिट ही है मेटल्स, वो तो नॉन डक्टाइल हैं। अगर हम उन्हें स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, भाई ब्रेक हो जाएंगे, ओके। जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरस। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर का मतलब जानते हैं ना, कि अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। किचन में मम्मा यूज करती है ना बहुत सारे यूटेंसिल्स, वो रखती हैं गैस स्टोव पर, तो क्या होता है, वो हीट होते हैं, तभी तो अंदर उसमें जो भी खाना होता है वो बनता है,
क्यों हीट होते हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट के, अपने में से हीट पास करने देते हैं। अगर बैड कंडक्टर को रख देंगे तो क्या होगा? तो भैया वो तो गैस स्टोव पर ही रह जाएगा, अंदर का खाना तो नहीं बनेगा, क्योंकि हीट तो पास नहीं होगी ना, राइट? तो मेटल्स गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अभी हमने देखा वायर्स बनती है ना कॉपर की, मेटल्स की, क्योंकि वो डक्टाइल है। तो वायर्स बनाकर हम करते हैं क्या है, अब कोई चीज है भाई, उसके वायर्स तो बन सकती हैं, लेकिन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो नहीं यूज होगा ना कोई। तो मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, उनकी थिन वायर्स भी बन जाती हैं, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और इसीलिए तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो हीट का होता है वो है सिल्वर। और अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम को कंपेयर करें तो कॉपर एल्यूमिनियम से बेटर कंडक्टर है हीट का। ओके, वही नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स तो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ना तो उनमें से हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, एग्जाम्पल सल्फर है, लेकिन यस कुछ एक्सेप्शंस आएंगी मेटल्स नॉन मेटल्स में। इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड में क्या होता है? कार्बन, कार्बन की फॉर्म है ये, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल, लेकिन डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, वैसे ही एक और एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन है। ओके, कार्बन नॉन मेटल। ग्रेफाइट क्या है? पेंसिल की लेड यूज करते हो ना, पेंसिल के अंदर जो लेड होती है वही है ग्रेफाइट। राइट, अगर हम वो जो ग्रेफाइट है, पेंसिल की लेड है, उसको देखें तो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल है। स्टिल ग्रेफाइट के फॉर्म में अगर वो है तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकती है। तो अब ये मत करना कि लेड को निकाल के और सॉकेट में डाल दो चेक करने के लिए, शॉक लग जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है, उनकी जो आउटर अपीयरेंस है वो लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मींस शाइनी होती है, इसीलिए तो ज्वेलरी बनती है गोल्ड सिल्वर की, बहुत सारे डेकोरेटेड पीसेस बनते हैं मेटल्स के। क्यों बनती हैं? क्योंकि वो शाइनिंग अपीयरेंस वाले हैं। ओके, और नॉन मेटल्स देखें तो वो तो भाई नॉन लस्ट्रस है, डल होते हैं अपीयरेंस में, बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते। इसमें भी एक्सेप्शन है। कितनी एक्सेप्शन है, पर याद तो करनी पड़ेगी ना। एग्जाम्पल है आयोडीन। ओके, आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसकी अगर हम ये पिक्चर में देखें, इसकी जो आउटर सरफेस होती है, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी है? शाइनी है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अरे भाई, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बच्चों कि वेट बियरिंग कैपेसिटी। अरे भाई, मेरा तो 10 किलो का भार है, लेकिन मैं तो अपने ऊपर 50 किलो भी बेयर कर सकता हूँ, टूटूंगा नहीं, ब्रेक नहीं होऊंगा। वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रिजेस देखते हैं ना, किसके बने होते हैं? आयरन के। रेलवे लाइंस किसकी बनी होती हैं? आयरन की। इतनी रेलगाड़ियां ऊपर से गुजर जाती हैं, वो फ्लैट हो जाता है क्या? नहीं होता। क्यों? इतना सा आयरन का जो ट्रैक होता है, वो कितनी बड़ी रेलवे लाइन का, रेल्स का वेट, इंजन्स का वेट, बोगीज का वेट बेयर कर जाता है, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अगर ब्रिजेस की बात करें, कंस्ट्रक्शन में जो आयरन यूज होता है ब्रिजेस को बनाने में, अब जितना आयरन यूज होता है, अरे उसके ऊपर से तो कितने व्हीकल्स गुजरते हैं, हैवी भी, मीडियम भी, लो वेट भी, लेकिन सबको मिलाया जाए तो बहुत ज्यादा वेट के गुजरते हैं। कोई ब्रिज है, उसके ऊपर जैम लग गया, कितने व्हीकल्स खड़े हैं, ब्रिज टूट जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, ज्यादातर सभी मेटल स्ट्रांग होते हैं, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, लेकिन स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ स्ट्रांग नहीं होते। एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, अब नॉन मेटल्स की बात करें तो वो तो स्ट्रांग नहीं होंगे। मेटल स्ट्रांग है तो वो तो उल्टी दिशा में बहते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या हो गए? स्ट्रांग नहीं है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लो होती है, ज्यादा वेट को बेयर नहीं कर सकते।
हम ग्रेफाइट का एग्जांपल लेते हैं, बताया ना ग्रेफाइट हमारे पास पेंसिल में जो लेड होती है वो ग्रेफाइट है, कार्बन की फॉर्म, कार्बन नॉन मेटल, राइट। अगर हम पेंसिल की निब पे हल्का सा भी प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, टूट जाती है ना, फिर से शॉर्प करना पड़ता है, क्योंकि भाई वो ज्यादा वेट नहीं ले सकती है, नॉन मेटल है, मत डालो उस पर वेट, ओके। अब मेटल स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते, मेटल्स हार्ड भी होते हैं। हार्ड मीन्स ये नहीं है हमने नाइफ ली या सीजर ली और हम उसे काटेंगे तो कट जाएगा, आयरन को काट सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो हार्ड है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम, हम नाइफ से भी काटेंगे तो कट जाएगा, ओके। मेटल्स तो हो गए हार्ड, नॉन मेटल सब क्या होंगे, उनके अपोजिट मीन्स सॉफ्ट होते हैं। जितने भी नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हम उन्हें इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। डायमंड किससे बना है, कार्बन की फॉर्म है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और आप जानते हो नेचर से हमें जितने भी एलिमेंट जिस भी फॉर्म में मिलते हैं, डायमंड उनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ओके। तो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग है ये डायमंड, जो नॉन मेटल है, लेकिन वैसे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शन है, ओके। अब एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि ये सोनरस होते हैं। सोनरस मीन्स अगर इन्हें स्ट्राइक किया जाए तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। टेम्पल में जाते हो, मंदिर में बेल को स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, साउंड आता है, क्यों? ये जो बेल में अंदर बॉब होता है, जब ये उसके इनर सरफेस जो मेटल से, जिस भी मेटल से वो बेल बनी है, उससे जब स्ट्राइक करता है तो क्या होगा, साउंड आता है, क्यों? क्योंकि वो मेटल है भाई, साउंड करेगा, क्योंकि जब वो स्ट्राइक करता है तो साउंड करता है। घर में बर्तन बजते हैं ना, आपस में आवाज होती है, क्यों? क्योंकि वो मेटल के बने हुए हैं, और मेटल सोनरस है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एग्जाम्पल्स देखें तो कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, सोनरस है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मेटल्स हैं भाई, मेटल सोनरस होते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, अपोजिट, नॉन सोनरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल कार्बन और सल्फर, स्ट्राइक करोगे तो कोई साउंड नहीं आएगा, ऑलराइट। तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। तो अब हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक बार रिवीजन करते हैं। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की अभी मेटल्स नॉन मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, इनको हैमर से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, हैमर से बीट किया जाए तो ब्रेक हो जाते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इनको स्ट्रेच किया जाए तो इनकी थिन वायर्स बनती हैं। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल्स क्या हैं, बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, शाइनी होती है। नॉन मेटल्स की अपीयरेंस डल होती है। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, इसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। नॉन मेटल्स स्ट्रांग नहीं होते हैं और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मेटल्स हार्ड हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट हैं। मेटल्स सोनरस हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल सोनरस नहीं है, ओके। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं मेटल्स की। हमने कुछ बताया था कि कुछ बेस्ट मेलेबल है, बेस्ट डक्टाइल है, कुछ एक्सेप्शंस देखी थी। तो मेटल्स में अभी तक हमने क्या क्या देखा, बेस्ट मेलेबल मेटल्स कौन से हैं, जिनकी सबसे बेस्ट शीट्स बनाई जा सकती हैं, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। डक्टिलिटी में, वायर्स बनाने में भी गोल्ड एंड सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बताइए, सिल्वर। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से मेटल्स थे जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल क्या था, अगेन सोडियम एंड पोटेशियम, हम नाइफ से भी काट सकते हैं, ओके। ऐसे ही नॉन मेटल्स का देख लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्शन क्या थी, डायमंड कार्बन की फॉर्म में है, कार्बन नॉन मेटल है, एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके बच्चों।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स में एज एन एक्सेप्शन ग्रेफाइट, कार्बन की फॉर्म में, पेंसिल में जो लेड होता है वो ग्रेफाइट है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? डल होते हैं अपीयरेंस में, एक्सेप्शन है एक नॉन मेटल जिसकी शाइनिंग अपीयरेंस है, वो कौन है? आयोडीन, राइट। उसके बाद मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन थी नॉन मेटल्स में। डायमंड, डायमंड क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अब तक जितने भी हम सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं उसमें सबसे हार्डेस्ट जो है वो है डायमंड। ओके, क्लियर। अब हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की देखते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स के बारे में हम जानते हैं वो सभी के सभी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज मरकरी। ये क्या है? मरकरी। थर्मामीटर्स में आती है ना यहाँ पर मरकरी। अगर हमें अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेक करना है, फिर ये मरकरी राइज करती है, जहां तक राइज करती है हमें अपना बॉडी टेम्परेचर पता चलता है, तो वो मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो सिर्फ एक ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज मरकरी। रेस्ट ऑल आर सॉलिड्स। ओके, मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट करना या बॉयल करना स्टार्ट नहीं करते हैं। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो हेवी होते हैं। ओके, लाइट वेट नहीं होते हैं। हमने कितने एलिमेंट्स बताया था कि अभी तक कितने एलिमेंट्स के बारे में जो हमें नेचर से मिलते हैं हम जानते हैं? 92। आउट ऑफ दिस 92 मेटल्स कितने हैं? 70 क्या है? मेटल्स हैं। ओके, नॉन मेटल्स की अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी रूम टेम्परेचर पर। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, डेंसिटी भी लो होती है, इसीलिए ये लाइट होते हैं। ओके, आउट ऑफ टोटल 92 एलिमेंट्स में से 70 तो हो गए मेटल्स, बाकी कितने बचे? 22। तो 22 क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ओके, राइट। अब ये जो 22 नॉन मेटल्स है, इसमें से कितने सॉलिड, कितने लिक्विड और कितने गैस होते हैं? इसमें से जो 10 है, 10 नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। सब एक ही नॉन मेटल है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो है ब्रोमीन। ओके, और रेस्ट बचे हमारे पास 11 किस में मिलते हैं? गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर मेटल्स या नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, बेसिस इनके साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होता है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? ऑक्सीजन एयर में होती है, राइट। हमारे पास कोई मेटल है, हमने उसे बर्न किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर में बर्न कर रहे हैं, राइट। तो एयर में ऑक्सीजन तो है ही, उसे ऑक्सीजन मिल रही है। तो जब हम मेटल को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेता है एयर से, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड क्या बनाता है? वो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये जो मेटल ऑक्साइड होती है ये बेसिक होती है नेचर में। क्या होती है? बेसिक होती है। बेसिक मीन्स क्या करती है? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करती है, राइट। अब ये चेक करने के लिए कि वो बेसिक है या नहीं हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम पहला मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है बच्चों? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। अगर हम मैग्नीशियम एक रिबन की फॉर्म में मिल जाता है, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ओके। अब हमें चेक करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है या नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करती है नहीं करती है। ओके। अब अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर में क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको बर्न किया जा रहा है बर्नर की हेल्प से। इसमें से जो ऐश गिरती है, ये ऐश जो इकट्ठी हो रही है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। अब हमने क्या किया, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिली, हमने इसे वाटर में डिसॉल्व किया। ये वाटर में पार्शली डिसॉल्व हो जाती है और बनाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रेड लिटमस पेपर पर डालें तो ये उसको किस में चेंज करेगा? ब्लू में चेंज करेगा, जिससे क्या पता चलता है कि ये नेचर में क्या है? बेसिक है नेचर में। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। अगर हम सोडियम को बर्न करें तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन है जो एयर में, उसके साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके। और इस सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रेड लिटमस पेपर पर उसके ड्रॉप्स डालें तो ये उसे किस में चेंज करेगा? ब्लू में। क्यों? क्योंकि बेसिक है नेचर में मेटल ऑक्साइड। ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं आयरन का। हम सब जानते हैं आयरन में रस्ट हो जाता है, रस्टिंग होती है। खुले में कोई कुछ आयरन का पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पानी गिर रहा है, एयर के कांटेक्ट में भी है, तो उसमें रस्टिंग लगने लग जाती है, एक ब्राउनिश कलर की पाउडरी फॉर्म आने लग जाती है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कि जंग लग गया है। राइट। तो ये क्या होता है? आयरन का सिंबल है Fe। ओके। जब ये आयरन किसी भी फॉर्म में वाटर के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो वाटर है चाहे मॉइस्चर है, ओके, और उसके साथ ऑक्सीजन तो उसे एयर से मिल ही जाएगी। राइट। तो क्या बनाता है ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। ओके। क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये जो आयरन ऑक्साइड है यही है रस्ट। समझ में आया कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है? वाटर की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है, उसके अलावा रिएक्ट वो नहीं करेगा। इसीलिए आयरन की सरफेसेस को क्या किया जाता है? रस्टिंग से बचाने के लिए उनको पेंट किया जाता है। ओके। ताकि वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर आयरन के साथ रिएक्ट ना कर सके, आयरन ऑक्साइड ना बने। आयरन ऑक्साइड नहीं बनेगी तो रस्टिंग नहीं होगी। गॉट इट? एक और एग्जांपल देखते हैं हम कॉपर का। ओके। कॉपर की सिंबल है Cu। कॉपर भी रिएक्ट करता है और इसमें भी एक तरह की रस्टिंग होती है। वो कैसे होती है? अगर हमने किसी भी कॉपर का कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत देर तक आप उसे क्या करो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी मॉइस्चर जैसी जगह पे जहां से उसको वो वाटर की किसी भी कांटेक्ट में आ रहा हो, इवन मॉइस्चर, एयर में बहुत मॉइस्चर है, उसके ही रेगुलर कांटेक्ट में अगर वो आ रहा है और बीच में हमने उसे बिल्कुल क्लीन नहीं किया, वैसे ही वो पड़ा हुआ है, तो कॉपर क्या करेगा? ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तो मॉइस्चर में क्या है? वाटर है, और एयर से ऑक्सीजन भी लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, इन दोनों से रिएक्ट करेगा। ओके। इनसे रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? एक तो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, दूसरा बनाता है कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों मिलके एक ग्रीन कोटिंग बना देते हैं कॉपर की सरफेस पर। ओके। और ये जो ग्रीन कोटिंग बनती है, राइट, इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। ये जैसे आयरन को जंग लगता है, ये भी उसी तरह का है कि हमारा कॉपर खराब हो रहा है, उसको भी कोरोजन हो रहा है, उसका जंग लग गया है उसे। ओके। और ये बेसिक होती है नेचर में, बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसे इसीलिए बोलते हैं। ओके। अब आती है बारी ऑक्सीजन की। मेटल्स तो हमने देख लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम ने सोडियम ऑक्साइड बनाया, आयरन ने आयरन ऑक्साइड बनाया।
राइट। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, अब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल मेटल ऑक्साइड बनानी थी, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन मेटल ऑक्साइड क्या थी नेचर में? बेसिक थी। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं नेचर में। क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करती हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सल्फर है, ऐसे सिंबल सल्फर का। अगर हम सल्फर को बर्न करते हैं एयर में तो वो एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो एसिडिक होती है नेचर में। कैसे चेक करेंगे? अब जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है इसको वाटर में डिसॉल्व करो। वाटर में डिसॉल्व करने से ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। क्या बनाती है? ये है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और इसको अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? उसका कलर रेड, विच शोज ये क्या है नेचर में? एसिडिक है। ओके, ये तो हो गए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लें। मेटल्स रिएक्ट करती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक है नेचर में। नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक है नेचर में। ओके, सेकंड आता है वाटर के साथ रिएक्शन। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। अब ये जो इसकी इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कि मेटल कितना रिएक्टिव है। ओके, इसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, मीन्स बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ। इवन कोल्ड वाटर के साथ भी ये बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है। ओके, और वहीं अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, सोडियम से कम रिएक्टिव है। अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। इट शोज कि सोडियम तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ भी, तो मीन्स मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। राइट, ऐसे ही जिंक और आयरन देखें, ये भी काफी लेस रिएक्टिव हैं। इवन स्टीम के साथ भी इन्हें रिएक्ट कराया जाए तो ये स्लोली रिएक्ट करते हैं क्योंकि कम रिएक्टिव है। ओके, मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये अनरिएक्टिव हैं, ये वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं होते। अब मान लीजिए गोल्ड है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है। अरे भाई, मम्मा घर में पहनती है ना ज्वेलरी, वाटर से रिएक्ट होगा तो क्या होगा? वो तो कुछ ना कुछ फिर खराब ही होगा ना। गोल्ड तो गोल्ड नहीं रहेगा, सिल्वर सिल्वर नहीं रहेगा। इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनकी जो इंटेंसिटी है रिएक्ट करने की, जो इसमें लाइन लिखी थी इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड करता है कि वो कितने रिएक्टिव हैं। ओके, उसी हिसाब से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सोडियम का हमने अभी पढ़ा था। सोडियम क्या करता है? कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है। ओके, तो हमने सोडियम लिया, सोडियम का सिंबल बताओ, Na। अब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, वो भी कोल्ड वाटर। अरे भाई, ये तो फटाफट कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। क्या बनाते हैं मेटल्स वाटर के साथ? हाइड्रोक्साइड्स। तो क्या बनाएगा ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके, राइट। और नेक्स्ट हम देखें इन्हीं का वाटर के साथ रिएक्शन से रिलेटेड कि सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल है, ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इवन ये ऑक्सीजन और एयर में और भी कुछ गैसेस हैं उनके साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, काफी रिएक्टिव मेटल है। ओके, अगर हम सोडियम को एयर में ओपनली रख दें तो ये क्या करेगा? एयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करके अपनी सोडियम के फॉर्म में तो नहीं रहेगा। अगर हमें सोडियम की प्योर फॉर्म में चाहिए तो क्या हो गया? ये तो हमारे लिए फिर खराब हो गया रिएक्ट होकर। इस रिएक्शन से बचाने के लिए सोडियम को हमेशा कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। जो भी मेटल्स वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं या
ओपन में रख दिया और एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और एयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसे मेटल्स को केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि वो उनके साथ रिएक्ट ना करें। ओके, इसी तरह से पोटेशियम भी है, इसको भी अगर एयर में ओपन रखोगे तो एयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करके स्पॉइल हो जाता है, इसलिए इसे भी केरोसिन में ही स्टोर किया जाता है। ऑलराइट, वहीं अगर हम बात नॉन मेटल्स की करें तो नॉन मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होते। ओके, इसीलिए बहुत सारे नॉन मेटल्स जो एयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ वॉलेंटली रिएक्ट हो जाते हैं उनको वाटर में स्टोर किया जाता है। जैसे हमने मेटल्स में देखा ना, सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है तो इसलिए उन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है, ऐसे ही नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें ओपनली रखा जाए तो एयर के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। उससे बचाने के लिए भी इन्हें वाटर में स्टोर कर दो, क्योंकि वो तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ऑलराइट, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉस्फोरस, अगर हमने फॉस्फोरस को एयर में ओपनली रख दिया, ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा और इसमें आग लग जाती है, बर्न करने लग जाता है। ओके, इससे बचाने के लिए फॉस्फोरस को वाटर बॉटल्स में स्टोर किया जाता है ताकि वो एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और उसमें बर्निंग ना हो। ओके, अब हम देखते हैं मेटल्स रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इस रिएक्शन में रिलीज होती है। अब इस हाइड्रोजन गैस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक टेस्ट में कैसे कि रिलीज हो रही है। हमने एग्जांपल लिया, हमने मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। ओके, ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये क्या लिए हैं? मैग्नीशियम के पीसेस लिए हैं और हमने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली साथ में। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब ये सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ओके, MgCl2 प्लस साथ में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी इसमें से। अब इसमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो माउथ है उस पर हमने कॉर्क फिट कर दिया इसे एयर टाइट, ताकि कोई भी गैस बाहर ना निकले, और एक इसके अंदर एक ट्यूब फिट कर दी और इस ट्यूब को हम ये सोपी वाटर में, एक वाटर है जिसमें हमने सोप मिक्स किया हुआ है, इसके अंदर डिप कर दिया। अब क्या होगा? जब गैस यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी वो सोप बबल्स बनेंगे और बबल्स में क्या होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक मैचस्टिक ली, बर्न किया उसे, और इन बबल्स के पास लाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ फटेंगे। जैसे पटाखे छोटे छोटे फटते ना पॉप साउंड के साथ, ऐसे फटेंगे। ओके, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, अब है कि एसिड के साथ जो रिएक्ट करते हैं इसकी इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है कि वो कितने रिएक्टिव हैं। ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जल्दी रिएक्ट करेंगे, कम रिएक्टिव हैं। ओके, तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोराइड्स बनाते हैं, मेटल क्लोराइड्स, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, उसी तरह से आयरन, जिंक। लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है। ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, जबकि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। तो ये सिल्वर और गोल्ड ये नहीं करते हैं। कॉपर तो वाटर, अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो। दे डू नॉट रिएक्ट क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ओके, लेकिन इनमें से अगर कॉपर को थोड़ा हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड नहीं है और हॉट है, तो ये रिएक्ट कर जाता है,
क्लोराइड बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। ओके, अब हम देखते हैं इसी में फर्दर कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, मेटल्स का जो एसिड्स के साथ रिएक्शन है। सबसे पहले किसी भी तरह के फ्रूट्स जो सिट्रस फ्रूट्स हों, जैसे कि ऑरेंज जूसेस हो गए, पिकल्स है, कर्ड है, इनमें सिट्रस होता है। सिट्रस में क्या होता है? एसिड होती है। अगर हम ये जो एसिड वाली चीजें हैं, हम इन्हें आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर कंटेनर्स में डालते हैं, तो क्या होगा? जो एसिड है इनके अंदर, वो मेटल के साथ क्या करेगी? रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्ट करने से क्या बनेगा? सॉल्ट्स बनेंगे जो हमारे लिए टॉक्सिक है। ओके, दे आर लाइक पॉइजन टू अस, दे आर नॉट हेल्दी फॉर अस। और अगर हम ये टॉक्सिक साल्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। ऑलराइट, इसीलिए जो भी एसिडिक फूड्स होते हैं उनको मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो तो बहुत इजी है भाई। नॉन मेटल्स तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ओके, एग्जाम्पल लें, अगर हमने सल्फर पाउडर लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दी, तो कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते। लेकिन एक्सेप्शन, कुछ नॉन मेटल्स हैं जो हॉट, जैसे कॉपर था, मेटल होने के बावजूद भी वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हॉट, हमने इसमें देखा था ना कि अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, वो रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। उसी तरह से नॉन मेटल्स भी हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन ये जो डाइल्यूट के साथ नहीं करते ना, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट के साथ करते हैं, ये रिएक्ट कर जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं मेटल्स का बेसिस के साथ रिएक्शन। ओके, एसिड्स के साथ वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ऐसे ही अगर मेटल्स को बेसिस के साथ रिएक्ट कराया जाए, ये सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। लेकिन सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, ओके, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इनको हीट कराया। अब क्या होगा? ये रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गई। ओके, एल्यूमिनियम और जिंक दो कॉमन मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने यहाँ पे देखा था कि सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब नॉन मेटल्स की बात करें हम बेसिस के साथ, नॉन मेटल्स रिएक्ट तो करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रिएक्ट करेंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे रिएक्शन में। इनका रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, जो हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। ओके, अब हमने कई जगह पर पढ़ा कि जो इंटेंसिटी होती है रिएक्शन की, वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कम रिएक्टिव है स्लोली रिएक्ट करेगा, और कुछ तो रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें, इस सीरीज में मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। ऊपर आता है सबसे रिएक्टिव, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लगाए हुए हैं, सबसे रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, और नीचे आते जाते सबसे लेस रिएक्टिव। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम। सेकंड नंबर पर सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम से थोड़ा कम रिएक्टिव मैग्नीशियम। तो नीचे आते आते सेकंड लास्ट है सिल्वर और गोल्ड, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके, अब रिएक्टिविटी सीरीज हमें किस में हेल्प करती है? रिएक्शंस को स्टडी करने में हेल्प करती है। और इसमें क्या होता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी की जगह लेना। अब ये क्या है? हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज
हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टडी करने में हेल्प करती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? ये है कॉपर सल्फेट। क्या है हमारे पास? है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर ने इसके साथ सॉल्यूशन बनाया, कॉपर सल्फेट बनाया। अब कॉपर सल्फेट के साथ हमने आयरन, आयरन का सिंबल क्या है? Fe, आयरन के साथ रिएक्शन करवाया। अब क्या होगा? ये जो आयरन है ये कॉपर की जगह ले लेगा और ये आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। अरे ये कैसे हुआ? अब हम आयरन और कॉपर की जगह देखते हैं। आयरन कहाँ है? ऊपर। कॉपर कहाँ है? नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयरन ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे है तो आयरन से कम रिएक्टिव है। तो क्या हुआ? आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर से उसने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अलग कर दिया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल का सॉल्ट बना हुआ था, ये सॉल्ट था जो कॉपर ने बनाया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उस सॉल्ट में से उसने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। और अगर हम इसी का वाइस वर्सा देखें कि अब हम आयरन सल्फेट लेते हैं, हमने इसे कॉपर से रिएक्ट कराया, रिएक्शन होगा? अब देखो भाई, आयरन और कॉपर है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ये कॉपर? बताओ, आयरन ऊपर आ रहा है तो कौन हुआ रिएक्टिव ज्यादा? आयरन। अब यहाँ पे सॉल्ट किसका है? आयरन का। तो क्या कॉपर आयरन को की जगह लेगा उसके सॉल्ट में से? नहीं लेगा भाई, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। समझ में आ गया? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। एक लेस रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये कॉपर सल्फेट है और ये है जिंक। तो हमने क्या लिया? हमने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्ट है, साथ में हमने जिंक लिया। हम इनको रिएक्ट कराते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाओ। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर और जिंक की। अब भाई कॉपर है यहाँ, जिंक है ऊपर। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो ऊपर है सीरीज में। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? कॉपर को कहेगा भैया तू तो परे हो जा, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं। उसने क्या बनाया? जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। क्लियर? और अगर इनको हम रिएक्ट कराने की कोशिश करें कि भाई ऐसा है जिंक सल्फेट, और हमने कॉपर ले लिया, तो क्या होगा? कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो ऐसा है, जिंक है ज्यादा रिएक्टिव, वो कॉपर को कहेगा कि भाई तू तो कम रिएक्टिव है, तू मुझे कैसे डिस्प्लेस करेगा। गॉट इट? अब एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमने लिया आयरन सल्फेट। क्या लिया? आयरन सल्फेट। किसका सॉल्ट है? आयरन का। Fe क्या है? आयरन है। साथ में हमने लिया जिंक, जिंक इज Zn। अब भाई रिएक्शन कराते हैं जिंक एंड आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज में जाते हैं, जिंक और आयरन को चेक करते हैं। जिंक है ऊपर, आयरन है नीचे, साथ साथ हैं। लेकिन क्या होगा? चाहे एक के नीचे एक ही क्यों ना हो, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम है, तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा? ये सल्फेट को ले लेगा अपनी तरफ, आयरन को कहेगा भैया आप पीछे हट जाओ, आप तो कम रिएक्टिव हो, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं तो मैं आऊंगा अब सल्फेट के पास। उसने जिंक सल्फेट बना दिया और आयरन को अलग कर दिया। अब यही अगर हम जिंक सल्फेट को हम आयरन के साथ रिएक्ट कराए तो क्या आयरन जिंक की जगह लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि आयरन इज लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस more reactive metal from its salt. तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों? एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट्स में। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन नॉन मेटल्स। सेम वही प्रोसीजर है, ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। राइट?
तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं मेटल्स के यूजेस क्या है, राइट। अब मेटल्स क्या हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर मेटल्स हैं। किसमें होते हैं? यूटेंसिल्स बनाने में, वाटर बॉयलर्स, फैक्ट्रीज में। क्यों? गुड कंडक्टर है हीट के भाई। हीट पास हो जाती है तो अंदर जो भी रखा है गर्म हो जाएगा। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में होता है, जैसे वायर्स बनती हैं। क्यों बनती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम की फॉइल बनती हैं। क्यों? मेटल्स मेलेबल हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। पैकेजिंग में, मेडिसिन में और भी बहुत सारे मटेरियल्स की पैकेजिंग में इनका यूज होता है। हम मेडिसिन की पैकेजिंग देखते हैं ना, क्या होती है, किस तरह की होती है, राइट। थोड़ी एल्यूमिनियम शीट टाइप आता है ना, उसमें से साउंड भी आता है जब हम करते हैं। तो क्यों? मेटल्स हैं, सोनोरस भी हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आयरन, नेल्स, पाइप्स, रेलिंग, स्टोव्स, वायर्स, राइट। बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में आयरन। क्यों? क्योंकि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग है। ओके। जिंक, जिंक इसलिए यूज होता है रस्टिंग से बचाने के लिए, आयरन को कोट करने के लिए जिंक का यूज होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, अरे भाई ज्वेलरी के लिए, ये तो बहुत इजी है। मरकरी, ओनली मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, किसमें यूज होता है? थर्मामीटर्स, भूलना मत। अब आते हैं नॉन मेटल्स के यूजेस। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। किस लिए यूज होता है? भाई सांस लेने के लिए, ब्रीथ करेंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबको ऑक्सीजन चाहिए। उसके अलावा क्या बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम आग जला सकते हैं? बर्निंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन फ्यूल है, राइट। फ्यूल ये बर्निंग को हेल्प करता है, इसके बिना तो बर्निंग ही नहीं होगी। एब्सेंस ऑफ एयर में, वैक्यूम में, हम एयर में अगर हमने किसी में वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसमें हम रख के हम सोचे कि आग लग जाए, होगा? नहीं होगा ना। जलती हुई कैंडल के ऊपर भी अगर एक इन्वर्टेड करके ग्लास से बंद कर दिया जाए, क्या होता है? थोड़ी देर में वो बंद हो जाती है। क्यों? जितनी ऑक्सीजन थी ग्लास के अंदर उसने यूज की, तब तक वो बर्न की, ऑक्सीजन के खत्म होते ही वो बुझ गई। ओके, तो ऑक्सीजन इसके लिए भी चाहिए। नाइट्रोजन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था, फर्टिलाइजर है, प्लांट्स को चाहिए होता है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ग्रोथ के लिए, तो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। क्लोरीन, वाटर प्योरिफिकेशन, क्लोरीन बॉल्स आती थी पहले, जो पानी की हमारी टैंकियां हैं उनमें डाल दिया जाता था पानी को, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। आयोडीन, आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, राइट। ये एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाने के काम आता है, जिसे बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन। ये एंटीसेप्टिक है, वुंड्स वगैरह पर लगाने के काम आता है। सल्फर एंड फॉस्फोरस फायरवर्क्स में काम आते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए फायरवर्क्स में इनको यूज किया जाता है। सल्फर को रबर को हार्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि रबर एक सॉफ्ट मटेरियल है, इसको अगर हल्का हार्ड बनाना है तो उसमें सल्फर ऐड कर दिया जाता है। कार्बन नॉन मेटल है, जो हमारे एक फ्यूल का बहुत बड़ा फॉर्म है। चारकोल, कोक, कोल, क्या है ये? सब सब कार्बन है। किस लिए यूज होते हैं? एज अ फ्यूल यूज होते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर बच्चों? आई होप इस चैप्टर में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, और हमने इनके यूजेस के बारे में भी पढ़ा। ओके, अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं तो यूजेस भी इजीली समझ में आ जाएंगे, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। स्टिल कोई कंसर्न है, किसी भी तरह का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कोई और डिटेल जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल दिया गया है यहाँ पर, contact@thescholarbrains.com। और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना। जिन्हें भी, जो भी जितनी जानकारी लेना चाहते हैं, नॉलेज, नॉलेज शुड बी गिवन, शुड बी शेयर्ड। कि जितना हम नॉलेज को शेयर करेंगे उतनी ही नॉलेज हमारी बढ़ती है, राइट। और हमारा तो मोटो ही है कि एजुकेशन को सब तक पहुंचाना।
ओके, आई होप आप लोग हमें इसमें हेल्प करेंगे। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी न्यू चैप्टर्स के बारे में। रिवीजन चैप्टर्स होंगे, इवन लाइव सेशंस होंगे हमारे, जो एब्सोल्युटली फ्री हैं, नो चार्ज एट ऑल। यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, जब भी वो अनाउंस होते हैं। हम हर अनाउंसमेंट में आपको मेंशन करेंगे और नोटिफिकेशन में किस चैप्टर का रिवीजन है या किन टॉपिक्स के बारे में रिवाइज करने वाले हैं हम। तो आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, राइट? So I hope students we are on the same page and we will support each other. I'm here to help you out with your studies, and I really need help from you as well with your feedbacks and to spread this, education to everyone. Okay? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बच्चों।